नमस्कार और द डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो शायद हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ी होगी, लेकिन इसकी जो गहराई है वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक कहानी नमक का दारोगा की। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक बहुत ही खूबसूरत रिटेलिंग है, नमक का दारोगा, सच्ची निष्ठा की कहानी। और आज हम इसी की परतों को जरा खोल कर देखेंगे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। आईना, हाँ, एक ऐसा आईना जो हमें आज भी दिखाता है कि जब उसूल और मतलब दुनियादारी जब ये आमने सामने खड़े होते हैं तो होता क्या है। सही कहा। तो चलिए उस जमाने में चलते हैं। सोचिए एक ऐसा वक्त था जब नमक जैसी आम सी चीज पर सरकार का कब्जा था। हाँ। उसे बनाना, उसे बेचना सब गैर कानूनी था। और इसी वजह से नमक की तस्करी एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल धंधा बन गई थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में आते हैं हमारी कहानी के हीरो मुंशी वंशीलाल, एक ऐसा नौजवान जिसके बारे में कहते थे कि उसकी आंखों में और बातों में ईमानदारी की एक अलग ही चमक थी। और देखिए, यही माहौल इस कहानी को इतना दमदार बनाता है। ये ईमानदारी की परीक्षा के लिए एक परफेक्ट लैब जैसा है। अच्छा। एक तरफ है भ्रष्टाचार से भरा हुआ सिस्टम, समाज का दबाव कि भाई सब ऐसे ही करते हैं, और दूसरी तरफ खड़ा है एक अकेला इंसान जो अपने सिद्धांतों पर अड़ा है। तो टकराव तो होना ही था। वंशीलाल का तो एक ही मानना था, ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। हाँ। लेकिन उनके पिता, उनकी सोच थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिकल थी। हाँ, दुनियादारी वाली। हाँ, वो वंशीलाल को नौकरी पर जाने से पहले एक सलाह देते हैं। कहते हैं, बेटा नौकरी में पद मत देखना, ये देखना कि ऊपर की कमाई कितनी है। महीने की तनख्वाह तो पूर्णिमा का चांद है, एक दिन दिखती है और फिर घटते घटते खत्म हो जाती है। सही। ऊपर की कमाई बहता हुआ सोता है जिससे प्यास बुझती है। ये सलाह सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है ना? बहुत। लेकिन ये उस दौर की और शायद आज की दौर की भी एक सच्चाई को दिखाती है। हाँ। पिता यहाँ कोई विलन नहीं है। नहीं, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दुनिया देखी है। हाँ। और वो जानते हैं कि सिर्फ आदर्शों से पेट नहीं भरता, घर नहीं चलता। ये आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच की वो लड़ाई है जो हर पीढ़ी में लड़ी जाती है। बिल्कुल। मेरे मन में भी यही सवाल आया था, क्या उनके पिता गलत थे या वो बस अपने अनुभव से बोल रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो गलत थे। उनकी दुनिया की समझ अलग थी। अच्छा। वो सर्वाइवल की भाषा में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि सिस्टम इतना सड़ चुका है कि उसमें ईमानदार रहकर आप टिक ही नहीं सकते। अच्छा। तो बेहतर है कि सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, अपना घर चलाओ। और वंशीलाल का नजरिया? वंशीलाल का मानना था कि अगर सिस्टम सड़ा हुआ है तो उसे बदलने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी, भले ही वो शुरुआत में अकेला ही क्यों ना करूं। और वंशीलाल का जवाब भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने अपने पिता से साफ साफ कहा, अगर पेट भरने के लिए मुझे रिश्वत लेनी पड़े तो वो रोटी मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगी। वाह। और इसके कुछ ही समय बाद उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल भी गई, सॉल्ट इंस्पेक्टर। और जैसा कि हम समझ सकते हैं, ये एक ऐसा पद था जो तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। कांटे की तरह क्यों? इसलिए क्योंकि नमक का दारोगा उस पूरी अवैध कमाई की पाइपलाइन का गेटकीपर था। अच्छा। अगर वो ईमानदार है तो पूरे सिस्टम का पैसा रुक जाएगा। वंशीलाल उस सिस्टम में एक वायरस की तरह थे। मतलब उन्होंने सिर्फ एक लेन देन को नहीं रोका? नहीं, वो पूरे नेटवर्क के लिए खतरा बन गए थे। और ये खतरा बहुत जल्द हकीकत में बदल गया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एक रात को आता है। वंशीलाल को खबर मिलती है कि नदी के किनारे इलाके के सबसे बड़े व्यापारी गयादीन के यहाँ से चोरी छिपे नमक की गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि गयादीन कोई छोटा मोटा तस्कर नहीं था। नहीं, वो एक स्थापित नाम था और उससे पहले जितने भी दारोगा आए सब उसकी जेब गरम करके सो जाते थे। अच्छा। यानी वंशीलाल एक ऐसे आदमी से भिड़ने जा रहे थे जिसने पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखा हुआ था। वो एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देने जा रहे थे। उस रात का सीन भी कमाल का है। घना अंधेरा, नदी की लहरों की आवाज और वंशीलाल अपनी लाठी, एक पुरानी सी लालटेन और अपने बूढ़े घोड़े के साथ वहाँ पहुँचते हैं। लालटेन की रोशनी में वो देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार है, बोरियों में नमक भरा है और मजदूर काम कर रहे हैं। सोचकर भी एक टेंशन का माहौल महसूस होता है। बिल्कुल। और वहीं पर उनका सामना होता है गयादीन से। गयादीन को अपनी दौलत और अपनी पहुंच पर इतना घमंड था कि उसे लगा ये नया लड़का भी
2-4 पैसों में मान जाएगा। वंशीलाल ने कड़क आवाज में कहा, ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? तुम लोग कानून तोड़ रहे हो, ये सब माल जब्त होगा। ये सुनकर गयादीन हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सत्ता का नशा था। उसने कहा, बेटा जितना मांगे उतना ले लो, लेकिन आंखें बंद कर लो। देखा, तुमसे पहले जो भी यहाँ आया सब ने यही किया। वो सिर्फ रिश्वत नहीं दे रहा था, तो फिर वो वंशीलाल का मनोविज्ञान समझ रहा था। वो कह रहा था, तुम अकेले हो जो अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, बाकी सब मेरे जैसे हैं। सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, फायदे में रहोगे। अच्छा, एक तरह का मानसिक दबाव। बिल्कुल। उसे पूरा यकीन था कि हर इंसान की एक कीमत होती है, बस सही कीमत लगानी पड़ती है। लेकिन वंशीलाल की कोई कीमत नहीं थी। गयादीन ने रकम बढ़ानी शुरू की, पहले 50 रुपए, फिर 100 रुपए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। उसने लालच दिया, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पर वंशीलाल ने जो जवाब दिया वो इस कहानी की आत्मा है। उन्होंने कहा, मेरा धर्म मैं नहीं बेचता। और ये जो धर्म शब्द है ना यहाँ, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब पूजा पाठ या मजहब नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, सिद्धांत, अपनी अंतरात्मा के प्रति जिम्मेदारी। अच्छा। वंशीलाल कह रहे थे कि मैं अपने वजूद का, अपनी पहचान का सौदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा बयान था जिसने गयादीन के पैसे और ताकत के अहंकार को सीधी चोट की। इसके बाद तो वंशीलाल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने सारा नमक जब्त करके सरकारी गोदाम भिजवा दिया और पूरी घटना की एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिख दी। गयादीन का घमंड टूट चुका था। वो गिरफ्तार हो रहा था, लेकिन जाते जाते उसने एक धमकी दी, अभी तो नई नई नौकरी मिली है, देखा जाएगा कि इस ईमानदारी पर कितने दिन टिकते हो। और ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी। मतलब जब आप किसी भ्रष्ट सिस्टम पर चोट करते हैं तो सिस्टम भी पूरी ताकत से पलटवार करता है। वंशीलाल ने सिर्फ गयादीन को नाराज नहीं किया था, उन्होंने उन सभी बड़े अधिकारियों की ऊपर की कमाई का रास्ता बंद कर दिया था जो गयादीन से हिस्सा लेते थे। बिल्कुल, अब वो सब एक हो गए थे। और हुआ भी वही। गयादीन ने अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल किया, खबर ऊपर तक पहुंची और अधिकारियों ने मिलकर वंशीलाल के खिलाफ एक साजिश रच दी। कुछ ही हफ्तों में आदेश आ गया, वंशीलाल को कर्तव्य ठीक से न निभाने के आरोप में पद से हटा दिया जाए। सोचिए जरा, ईमानदारी का इनाम नौकरी गवाकर मिला। और समाज की प्रतिक्रिया तो और भी ज्यादा चुभने वाली थी। हाँ, वो तो थी ही। लोग यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी उन पर ताना कसते थे। देखा ईमानदारी का नतीजा, बड़ा आया था हरिश्चंद्र बनने। ये दिखाता है कि समाज अक्सर सही काम करने वाले को प्रोत्साहित करने के बजाय उसे नीचा दिखाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई लीक से हटकर चलता है और असफल होता है तो लोगों को अपनी खुद की कायरता, अपने समझौतों को सही ठहराने का मौका मिल जाता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन सब तानों के बीच वंशीलाल की शांति। उनके चेहरे पर गुस्सा या मलाल नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। हाँ। उन्होंने कहा, पद नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी आत्मा साफ है, मैं हार कर भी जीत गया। इसका क्या मतलब है? बाहरी दुनिया की नजर में तो वो पूरी तरह हार चुके थे। यही तो इस कहानी का सबसे गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट है। वंशीलाल हमें सफलता की एक नई परिभाषा दे रहे हैं। अच्छा। दुनिया की नजर में सफलता का मतलब है पद, पैसा, रुतबा। वंशीलाल की नजर में सफलता का मतलब है आत्मसम्मान। उन्होंने पद खोया लेकिन अपना चरित्र नहीं खोया। मैं हार कर भी जीत गया। हाँ, जब वो ये कहते हैं तो उनका मतलब है कि मैंने दुनिया की लड़ाई हारी होगी, लेकिन अपनी अंतरात्मा की लड़ाई वो मैं जीत गया। और उनके लिए यही असली जीत थी। तो कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक दुखद अंत के साथ। बिल्कुल, ये दिखाते हुए कि दुनिया में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रेमचंद ने यहाँ एक ऐसा मोड़ डाला जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। कुछ दिनों बाद वंशीलाल के घर एक चिट्ठी आती है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। जब वंशीलाल उसे खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। चिट्ठी किसी और की नहीं, खुद गयादीन की थी। वही गयादीन। हाँ, जिसे उन्होंने गिरफ्तार किया था। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो सच में हैरान करने वाला था। गयादीन ने लिखा था, प्रिय वंशीलाल, तुमसे लड़कर मैं समझ गया कि सच्ची जीत पैसे की नहीं ईमानदारी की होती है। मैंने कई अवसर देखे, लेकिन तुम जैसा धर्मनिष्ठ इंसान नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूरी जायदाद के मैनेजर बन जाओ। वाह। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, रहने को कोठी मिलेगी और सबसे जरूरी सम्मान मिलेगा। ये गयादीन का हृदय परिवर्तन है, लेकिन ये सिर्फ भावुक होकर लिया गया फैसला नहीं है। तो फिर क्या है?
ये एक बहुत ही श्रूड, एक बहुत चालाक व्यापारी का फैसला भी है। वो कैसे? गयादीन ने दुनिया को पैसे और ताकत से जीता था, लेकिन बंशीलाल के सामने उसे अपनी हार महसूस हुई। उसने महसूस किया कि चरित्र एक ऐसी चीज है जिसे वो खरीद नहीं सकता। अच्छा। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं इसे खरीद नहीं सकता तो कम से कम इसे अपने साथ काम पर तो रख सकता हूँ। वाह, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। तो गयादीन ने एक तरह से एक ऐसा एसेट हायर किया जो प्राइसलेस था। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी का असली सबक छिपा है। असली सबक ये नहीं है कि ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। असली सबक ये है कि ईमानदारी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ग्रेविटी है जो आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी आपका प्रशंसक बना सकती है। ये पढ़कर वंशीलाल की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। आज उनकी ईमानदारी को कीमत मिली थी, लेकिन किसी सरकारी पद से नहीं, तनख्वाह से नहीं, सम्मान से। हाँ, सम्मान से, और वो भी उस इंसान से जिसे उन्होंने कानून के कटघरे में खड़ा किया था। शायद इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। सही कहा। कहानी हमें ये बताती है कि ईमानदारी का असर शायद तुरंत ना दिखे, वो एक धीमा निवेश है, लेकिन उसका रिटर्न बहुत गहरा और स्थायी होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ईमानदार इंसान से दुनिया कुछ दिन लड़ सकती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। बिल्कुल। और अगर हम इस संदेश को आज के संदर्भ से जोड़ें तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। आज भी हमें अपने काम में, अपनी जिंदगी में रोज छोटे बड़े मौकों पर ऐसी नैतिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहता है। बिल्कुल। क्या हम शॉर्टकट्स लेते हैं या वंशीलाल की तरह अपने उसूलों पर टिके रहते हैं? और इसके साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। इस पर सोचेगा जरूर। इस कहानी में वंशीलाल की ईमानदारी को अंत में एक बाहरी इनाम मिलता है, एक वैलिडेशन मिलता है। हाँ, गयादीन की नौकरी के रूप में। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर गयादीन की वो चिट्ठी कभी नहीं आती तो क्या वंशीलाल की जीत फिर भी एक जीत मानी जाती? क्या सिद्धांतों पर टिके रहने का मूल्य बाहरी मान्यता पर निर्भर करता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या जीत के लिए दुनिया की मोहर जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी और मजेदार चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करें। और भी ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए एपिसोड्स की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे।